में ना कोई ग़ज़वा होगा, ना कुछ होगा और ना ही नौजवान इस इसको किताब को पढ़ के भटकेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के कहने से अब तक अफगानिस्तान में लड़ रहा है, तो ये अपने आप दिखाता है कि अब पाकिस्तान उसका ध्यान किसी भी तरह से इंडियन साइड ही नहीं लाना चाहता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। रोज बख्त अहमद साहब जो पूर्व चांसलर हैं मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के, और कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ अक्सर रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, आप दोनों को मैंने एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। वॉइस ऑफ खुरासान आईसिस की एक मैगजीन है, उसने अपने कवर पेज पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी और जो अदर बीजेपी लीडर्स हैं और सारे हिंदुओं को धमकाते हुए ये बात कही है कि गजनवी का सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाओ। और गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था और कई हमले किए थे और मुसलमानों को भड़काते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर भी भारतीय या हिंदू आपको मिलते हैं उनको टक्कर मार दो, चाकू से पेट फाड़ दो, मंदिरों को, घरों को, कारों को, संपत्तियों को जला दो, और जहां पे भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको निशाना बनाओ और ये हिंदुओं को दिखा दो कि पैगंबर मोहम्मद की उम्मा आज भी जिंदा है। आईएसआई की सर ये पहली कोई धमकी नहीं है। इस तरह की धमकियां वो अक्सर भारत को और हिंदुओं को टारगेट करके देता रहता है। सबसे पहले सर मैं शैलेंद्र सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह की धमकियां भारत के लिए कितनी सीरियस हैं, क्योंकि जहां से ये ग्रुप एक्टिव है खुरासान से, पाकिस्तान आर्मी उनको तालिबान के विरुद्ध काफी उनको सपोर्ट करती है, उनको पोषित करती है। किस तरह से सर आप इस तरह की धमकियों को देख रहे हैं? निष्पक्ष होकर एक बड़ी फ्रैंक तरीके से अगर मैं इसे इवैल्यूएट करूं, किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप जितना किसी चीज से डरते हैं तो आप उसके खिलाफ उतना ही अच्छा प्रिकॉशन लेते हैं, अच्छा रिएक्शन करते हैं। बट फिर भी आपने मेरे एक्चुअली आंसर को बहुत इजी कर दिया कि आपने आईएस की जो सपोर्टिंग बैकग्राउंड बिहाइंड द कर्टन ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसको एक्सपोज कर दिया, एंड दैट इज आईएसआई ऑफ पाकिस्तान। जैसे ही अगर ये बात पूरी दुनिया देखती है, आईएस भी देखती है, अफगानिस्तान भी देखता है, पाकिस्तानीज भी देखते हैं और इंडियंस भी देखते हैं, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर 2 दिन पहले, 1 महीने पहले, 10 महीने पहले आईएस ने इस तरह की धमकी नहीं दी, दैट मीन्स वेरी क्लियरली कि ये कहीं से और ट्यूटर होकर उनके पास आई है। दे हैव बीन ट्यूटर टू डू दिस। व्हाई? यू नो इट बेटर कि इस समय पाकिस्तान, आईएसआई एक मौका ढूंढ रहा है कि वो सोच रहा है कि एक नई गवर्नमेंट आई है, कोलिशन गवर्नमेंट आई है, ये कितने पानी में है, जरा इसे टेस्ट किया जाए, कितनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर सकती है या नहीं कर सकती, जो कि पिछले 1 सप्ताह में जिस तरीके से पाकिस्तान की टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज जेएनके में बढ़ी हैं, और वो भी उन इलाकों में बढ़ी है जहां लीस्ट लाइकली था। हीरानगर जैसे हो गया, हीरानगर आई हैव सर्व्ड, मैं इसलिए बता पा रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन मैदान है। बट सबसे बड़ा एडवांटेज है टेररिस्ट को वहां ये मिलता है कि वहां पर लोकेलिटीज स्प्रेड आउट है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मोर इंपॉर्टेंट इज कि आईएस क्या चाहता है। आईएस अगर पाकिस्तान के कहने से अब तक अफगानिस्तान में लड़ रहा है, तो ये अपने आप दिखाता है कि अब पाकिस्तान उसका ध्यान किसी भी तरह से इंडियन साइड ही नहीं लाना चाहता। इंडियन मुस्लिम्स को वो बरगला रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि चलिए आप कुछ करिए, क्योंकि अगर उनका वो जो सो कॉल्ड आर्टिकल है या जो भी है, उसमें अगर आप पढ़ें तो उसमें ये भी लिखा गया है कि अगर इंडियन मुस्लिम्स ये ना करें, दैट मीन्स उनको पहले से ही पता है कि इंडियन मुस्लिम ऐसा नहीं करेगा। इंडियन मुस्लिम आज की तारीख में काफी रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, अपनी जिम्मेदारी समझता है अपने देश के लिए। झगड़े जरूर हो सकते हैं, टू सम एक्सटेंट हेट्रेड भी बीच में कभी कभी आ सकती है, बट दैट डजंट मीन कि मेरा मुस्लिम किसी भी तरह से एंटी इंडिया हो जाएगा। और अगर किसी का स्टैंड एंटी इंडिया है
मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई मुस्लिम ग्रुप या मुस्लिम इंडिविजुअल इंडिया के अंदर इस तरह की कार्रवाई करेगा। इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक्सट्रीम आदमी को अगर लेकर ओवैसी के तौर पर भी चले तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा जवाब देकर आए थे एक बार कि आप अपने कंट्री की चिंता करिए, मुस्लिम्स की। मेरे मुस्लिम भारत में आपसे ज्यादा सेफ है। दैट इज द रियल फीलिंग बिहाइंड द मुस्लिम्स एज फार एज आई एम कंसर्न। एंड मुझे नहीं लगता कि मेरे से बढ़कर कोई मुस्लिम हो सकता है। जिस तरीके से मैंने 12 साल श्रीनगर में गुजारे हैं, मेरे से बड़ा मुस्लिम नहीं हो सकता जो मुस्लिम कम्युनिटी को समझता हो। यस, डरती है श्रीनगर में वो कम्युनिटी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने घर को बचाना चाहती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। बट वो किसी एक आईएस के पिट्ठू आईएस के कहने से मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया इस तरह की कोई एक्टिविटी बढ़ेगी। बट सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से एज अ चैलेंज लेना चाहिए और इसके खिलाफ अपने प्रिकॉशंस की जो लिस्ट है उसको बढ़ा देना चाहिए। जी फिरोज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये इस्लामिक स्टेट है, ये लगातार भारत को, हिंदुओं को और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और जो अन्य बीजेपी लीडर्स हैं उनके खिलाफ इस तरह की बातें करता रहता है। खासतौर से हिंदुओं के नरसंहार की बात वो लगातार करता है। इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारतीय मुसलमान सक्षम नहीं है हिंदुओं के नरसंहार के लिए, तो दुनिया भर के मुसलमान एकजुट हो जाएं हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए। इस तरह की जो बयान आते हैं, उसका काउंटर नैरेटिव जो सपोजिटली पीस बिल्डिंग के लिए, यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे इस्लामिक मुल्क भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनकी तरफ से एक काउंटर नैरेटिव नहीं आता। और आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड को इस तरह के इश्यूज को टैकल करना चाहिए? जी अंबर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट और एक सीरियस टॉपिक पर मुझे जोड़ा है। सबसे पहले तो भारत माता की जय, जय हिंद। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा आपसे कि एक किताब जो है, आपने मुझे कुछ पैकेज भेजा था। उस पैकेज में एक टाइटल था किताब का, कुछ उसमें खुरासान तो पढ़ने में आ रहा था, बाकी कुछ मुझे नेगेटिव टॉपिक लगा। देखिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बर्निंग बुक्स, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, दिस बुक शुड बी बर्न्ड बाय पीपल वेयर एवर दे गेट अ कॉपी ऑफ इट। क्योंकि इस किस्म की जो किताबें हैं वो वर्गलाने के लिए, मिसलीड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए और लोगों को शरारत के रास्ते पर डालने के लिए पब्लिश की जाती हैं। ठीक है, देखिए हर तरह की मतलब कंस्टिट्यूएंसी है हर एक के पास। ठीक है, इस तरह की जो किताब का आपने जो जिक्र किया है, ये किताब बड़ी ही, आई शुड से कि बहुत ही ब्लास्टेड किताब है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में तो शायद कोई एक 10 रुपए भी इस किताब को पढ़ने के लिए नहीं देगा, लेकिन नेट पे जो लोग इसको पढ़ेंगे, मेरा ख्याल है कि इसको पढ़ के जो खासतौर से मुस्लिम क्लाइंटील है, जो मुस्लिम नौजवान है, वो इसको आग करेगा, इसके ऊपर थूकेगा और इसको बिल्कुल ही मतलब खातिर में नहीं लाएगा। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान की और नौजवान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब ये समझिए कि मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 0%। लेकिन मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक ही जज्बा है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। यानी मुसलमान का जो ये समझिए कि आधा ईमान जो है वो वतन से मोहब्बत करना है। ये तो एक हदीस में लिखा है। मैं तो एक चीज और जोड़ूंगा कि एक मुसलमान का आधा नहीं पूरा ही ईमान है वतन से मोहब्बत करना। वतन रहेगा तो वो रहेगा, उसकी मसाजिद रहेंगी, उसकी खानकाहें रहेंगी, उसके मदारिस रहेंगे, उसकी फैमिलीज रहेंगी। वतन नहीं तो क्या है? ठीक है ना। तो ये कहने के बाद मैं बात को पूरी कर रहा हूँ। अभी मेरी बात को सेकंड किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। देखिए, एक बस थोड़ा सा आपने वर्ल्ड के मुसलमानों की बात की है। वर्ल्ड के मुसलमानों के ताल्लुक से मैं एक कोट देना चाहूंगा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आपने हिंदुस्तान के ताल्लुक से बात कही है कि मुझको आती हैं ठंडी हवाएं हिंद की जानिब से। तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में या अरब के 56-57 मुस्लिम कंट्रीज में,
उन्हीं की बात को फॉलो करेंगे कि हिंदुस्तान एक पीसफुल कंट्री है, वहां से ठंडक आती है, ठंड की हवाएं आती हैं, और बल्कि हिंदुस्तान में ना कोई गजवा होगा, ना कुछ होगा, और ना ही नौजवान इस किताब को पढ़ के भटकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हिंदुस्तान के ऊपर जान देने के लिए मुस्लिम नौजवान तैयार है। और भले ही जो लोग शाहीन बाग में बैठे हो कहीं हो, उन नौजवानों को अगर ये कह दिया जाए कि तुम फौजी बनके और चीन से मुकाबला करो, सबसे पहले दौड़ के वही जाएंगे। ये जज्बा हमारे मुस्लिम नौजवानों में है, उनको कोई भटका नहीं सकता, भड़का नहीं सकता, बहका फुसला नहीं सकता। जी। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ शैलेंद्र सर कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज, खासतौर से जो भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान लगातार जो इस तरह की फोर्सेस हैं उनको पोषित करता है, सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने इस्लामिक स्टेट की बात की, कश्मीर में भी हमने देखा बीते दिनों हमले हुए, और कुछ नेता हमारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बात करने के लिए लगातार उनकी पैरोकारी करते हैं कि भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तान परेशान है, भारत को बात करनी चाहिए, बात किए बिना कैसे मसला सॉल्व होगा। बात पहले भी सर कई बार हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार धोखा दिया है। आप इस मसले का हल किस तरह से देखते हैं, और जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने लगातार धोखा दिया है? देखिए, बड़ी अच्छी सी एक बात करता हूं, हर चीज में कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, चाहे वो आईएस हो, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे आईएसआई हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, एक एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स जरूर आता है। इस तरह की गतिविधि कहीं पर भी किसी हाल में भी बिना पॉलिटिक्स के नहीं हो पाता। और हम बड़ी जिम्मेदारी से अगर इस बात को इवैल्यूएट करें तो इवन पाकिस्तान, यूएसए, चाइना तक इस बात को इवैल्यूएट कर एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट बाय नेचर। ये मैंने नहीं कहा, ये वहां के लोगों ने कहा। और अगर उस नेचर की बात करें तो उस नेचर के पीछे उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जरूर आती है। हो सकता है नवाज शरीफ कहीं दो चार अच्छे शब्द भी बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां की जो रियल गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान आर्मी, जो उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चलाती है, उसको प्लीज करने के लिए आप देखते हैं ज्यादातर स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के एंटी इंडिया होते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी रिस्पेक्ट अर्न करें, जिसके ऊपर पाकिस्तानीज का जज्बा अपने कंट्री के लिए वो अर्न करें। सो इसलिए उनके पास वन सिंगल एजेंडा है, एंटी इंडिया। अब एंटी इंडिया में उन्होंने जो जोड़ा, मौलानाओं के कहने पर, जो उन्होंने जहां इतने हर एक को वो मौलाना ही समझते हैं, हाफिज को भी और मसूद को भी और सबको, बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो मौलानाओं का जो सेटिस्फेक्शन है वो मुस्लिम वाले चीज से आता है। सो आईएसआई स्मार्ट है, हम समझ पाते हैं ये बात कि उसने उस मुस्लिमिज्म को सो कॉल्ड टेररिज्म में कन्वर्ट करते हुए एंटी इंडिया स्टार्ट कर दिया। अब काफी टाइम से अगर हम देखें, आंकड़ों के हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज पर एक तरीके से लगाम आ गई थी, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने की फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि JNK की पब्लिक उनके खिलाफ हो गई। दैट मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी जो श्रीनगर में रहती है वो खिलाफ हो गई। सो सबसे बड़ा जो डिबैकल ISI के लिए था वो ये था कि जिस पॉपुलेशन को वो टारगेट कर रहे थे, वो पॉपुलेशन ही अब उन्हें टारगेट करती है कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ वहां आई। सबसे बड़ी बात, एक मैं आपको एक बिल्कुल निष्पक्ष इवैल्यूएट आप भी कर सकते हैं, POK डेवलप क्यों नहीं हुआ, श्रीनगर क्यों डेवलप हो गया? श्रीनगर डेवलप इसलिए हो गया क्योंकि भारत ने उसे अपना समझा। POK डेवलप इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी उसे अपना समझा, ना समझेंगे, और उनके एक्शंस इसको क्लैरिटी से दिखाते हैं कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी POK में पैदा होती है वो लाहौर में 5.5 रुपए की बिकती है, और वही बिजली रीरूट होकर जब POK में आती है कुछ समय के लिए तो 12 से 13 रुपए की बिकती है। मतलब ये पहली बात। दूसरी बात, रोड्स क्यों नहीं है वहां, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है वहां,
एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है वहां? सुप्रीम कोर्ट में आपके लॉयर्स क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान के लॉ पीओके में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इट्स अ एलियन लैंड? आप बता दीजिए। ये सब दिखाता है कि एक्चुअली पाकिस्तान क्लियर है इस बात में कि ये हमारा प्रदेश नहीं है, ना था, ना है, और वेरी सून ना रहेगा। सबसे बड़ी बात है। अब आगे बात टारगेटिंग इंडिया की। देखिए, मैं ये कभी रूल आउट नहीं करूंगा कि कोई इक्का दुक्का हमारा बच्चा, मुस्लिम बच्चा शायद इसमें मिसगाइड हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं मिसगाइड होना। वाई? उसका भी एक रीजन बता रहा हूं। क्योंकि जहां जहां मुस्लिम फैनेटिज्म किसी के दिमाग में आएगी, आप उसको बचा नहीं पाएंगे इस पर्टिकुलर फीलिंग के साथ। सो इसलिए मैं ये बड़ी क्लैरिटी के साथ देख पाया हूं श्रीनगर में रहकर, मुस्लिम इलाकों में रहकर, इवन हैदराबाद में रहकर, कि वो जो घेटोज हैं जहां पर एजुकेशन नहीं है, वहां पर इस तरह की न्यूज प्लांट करना और उन बच्चों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि अगर पाकिस्तान आईएसआई के थ्रू, आईएस के थ्रू, जब वो हमारे देश में सपोर्ट बेस नहीं पाएगा, एक माइनर सपोर्ट बेस पाएगा इक्का दुक्का बच्चों का, तो वो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनको कामयाब नहीं कर पाएगा। जहां तक बात आती है पूरी दुनिया की, और आपने बात करी मुस्लिम देशों की, मैं कहता हूं 56, 57, 58 कितने भी देश मिल जाए, आज आप वहां सर्वे करा लीजिए। इसका सर्वे मत कराइएगा कि मुस्लिम क्या पार्ट है, आप वहां सर्वे कराइए इंडिया की क्या रेपुटेशन है, क्या इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है या नहीं, क्या इंडिया, अदरवाइज ईरान जैसा कंट्री आपको अपना पोर्ट कभी नहीं देता ऑपरेट करने के लिए 10 साल के लिए, हालांकि उसका यूएस तक अगेंस्ट है, पाकिस्तान भी उसका प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बट फिर भी दे रहा है। देखिए, दुनिया आजकल एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चल पड़ी है। मुझे नहीं लगता कि ईरान तो छोड़ दीजिए, इवन अदर मुस्लिम कंट्रीज जहां से हम ऑयल लेते हैं, वो अपना ट्रेड क्यों रोकेंगे, और उनसे हमारी क्या एनिमिटी है? अगर सिर्फ मुस्लिम से रिलेटेड एनिमिटी है तो मैं फिर भी कहूंगा कि अगर कहीं कोई भी किसी भी तरह का, अगर आईएस किसी भी तरह की थ्रेट किसी कंट्री को देता है, मान लीजिए मेरी बात, कल ये थ्रेट आपके पाकिस्तान में भी आएगी, क्योंकि फिर वहां आ जाएगा शिया सुन्नी वाला मामला कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। मेरे को बता दीजिए, अफगानिस्तान में मुस्लिम नहीं है, आप आईएस के थ्रू अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान आपको अप्रिशिएट करेगा? मुझे एक कंट्री बताइए जो अप्रिशिएट करेगा, जो सिवाय चाइना के। और चाइना भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता है, या आपको भी पता है चाइना की अपनी कंट्री में जो मुस्लिम्स का हाल है वो जग जाहिर है। रेडिकल कैंप्स में किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है पूरी दुनिया को पता है। चाइना सिर्फ उसको सपोर्ट वर्बली कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि हाँ जी, मुझे यहां से पैसा कमाना है, यहां से पैसा उठाना है, यहाँ की जमीन को हमने गिरवी लेते चले जाना है, हमें इंडिया को काउंटर करना है। ये चाइना का स्ट्रेट एजेंडा है, और उसको काउंटर करने के लिए इजीएस्ट वे आउट इज कि पाकिस्तान को लालच देते रहिए और आप काम करते रहिए। अदरवाइज आप बता दीजिए, बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट के लिए एक विद इन दी कंट्री एक वायर फेंसिंग क्यों बनाई जा रही है कि पोर्ट वाली साइड में पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं जा सकता, बलूचिस्तान का कोई आदमी वहां नहीं जा सकता? क्यों? आपने क्या वो जमीन बेच दी? आज के बाद वो आपकी नहीं रही? जैसे आपने ग्लेशियर वाला एरिया पाकिस्तान को दे दिया है, सॉरी चाइना को दे दिया है। क्या आपने ऐसा किया है? देखिए, कोई भी कंट्री सिर्फ इस बात पर नहीं चल पाएगा, इंक्लूडिंग एनी मुस्लिम कंट्री, कि अगर आपने हेट इस बात की क्रिएट करनी है। कि एक बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि 57 कंट्रीज मुस्लिम इस बात में एग्री करेंगे कि वो भारत के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं। उनकी एफिलिएशन मुस्लिम्स के साथ है। और अगर बड़ा रीसेंट एग्जांपल लिया जाए, हमास से रिलेटेड पूरा वर्ल्ड एक तरफ होता नजर आ रहा था, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज ने इस बात में कहीं साथ नहीं दिया कि हमास के ऊपर कोई जाती हो रही है, क्योंकि हमास अपने आप में टेररिज्म कर रहा था। मैं भी साथ हूं पैलेस्टीनियंस के, इंडिया भी साथ है पैलेस्टीनियंस के, कोई डाउट नहीं है हमें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एज अ हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप दुनिया के ज्यूज का खात्मा कर दो। दैट इज ऑल्सो नॉट योर राइट। अगर आज आप चिल्ला रहे हो कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गाजा में, तो इसका मतलब इससे पहले आप कर रहे थे।
7 अक्टूबर को पिछले साल तो आपने की थी जेनोसाइड की शुरुआत। अब उसका, अब आपकी पावर थी कि 250-300 लोगों को उठाकर ले जाओ, उनका रेप करो, उन्हें मारो, सब कुछ करो। और अगर बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी अगर आज आपके बच्चे, औरतें और सिविलियंस मर रहे हैं, तो फिर शुरुआत तो आप ही की थी। मुझे नहीं लगता कि किसी कंट्री ने, देखिए ईरान ने जब सपोर्ट किया है, उसने इस बात पर सपोर्ट नहीं किया है कि वो मुस्लिम्स के साथ है, उसने इस बात पर सपोर्ट किया है वो एंटी जीयू है, वो एंटी यूएस है। अगर आप बाकी कंट्रीज का भी देख लीजिए, सऊदी प्रिंस ने ये सारी जो कंट्रीज है ना, अब इन्हें दिख गया है कि ऑयल अपने आप में अकेला 1 पॉइंट एजेंडा इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं हो सकता। दे हैव टू ग्रो अप एंड दे हैव टू ओवरकम दिस मुस्लिम हेट्रेड, जो कि जिसके नाम से उनको एक तरीके से ठप्पा लगाया जाता है। Nobody wants this ठप्पा। Maybe Pakistan has opted for it. It's their choice. एब्सोल्युटली सर। लेकिन फिरोज सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो शैलेंद्र सर ने रेडिकलाइजेशन की बात की, रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा मसला है, और जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आउटफिट्स हैं, वो यंग माइंड्स को टारगेट करती हैं और रेडिकलाइज करती हैं। हालांकि जो बहुत बड़ा एक तबका है वो इस तरह के बातों में नहीं आता, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस होते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और बड़े पढ़े लिखे हुए लोगों को भी हम इस तरह की बातों से बहकता हुआ देखते हैं। जो मैंने आपसे सवाल किया था फिरोज साहब, कि कोई एक काउंटर नैरेटिव, कोई इनिशिएटिव, कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से क्यों नहीं होता, ताकि खुद को इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे अलग थलग किया जा सके, खुलकर, जैसे हमास के समर्थन में उतरते हैं, इसराइल के समर्थन के खिलाफ उतरते हैं, वैसे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मुसलमान क्यों उतरते हुए नजर नहीं आते? जी हाँ, ये आपने बहुत ही एक सेंसिबल सवाल किया है। इसमें देखिए ऐसा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की मुसलमानों में कमी है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपने फरमाया कि वो जो रेडिकल जो एलिमेंट है उसका साथ देती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इंडिया में भी आपने देखा, इंडिया से बाहर भी देखा। इंडिया से बाहर तो मुसलमानों को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने ही मामलात इंडिया में है, हमें यहीं पे सेटल अच्छे से होना है। देखिए, मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जहां तक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का ताल्लुक है, उनमें ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं देख रहे हैं कि जो मुस्लिम नौजवानों को, ये जो कई बार ये होता है ना, जो रेडिकलाइज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुस्लिम नौजवानों को रेडिकलाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, आप इसको मार दो, उसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, यहाँ बम लगा दो। इस तरीके उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है। उनसे ये कहा जाता है कि अगर आप इस काम में शहीद हो जाओ, फोर्सेस आपको या पुलिस आपको शहीद कर दे, तो आपका जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपका इस्तकबाल करेंगे, और जन्नत की जो वहां पे जो भी आसाइशें हैं, आराम है, वो मिलेंगे। उससे है क्या, कुछ नौजवान, बहुत कम, नेग्लिजिबल परसेंटेज है, वो कई बार मिसगाइड हो जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को वापस लाने के लिए जैसे ब्रेन ड्रेन है ना, ब्रेन ड्रेन हुआ है, तो ब्रेन गेन करने के लिए उसी तरह से, मतलब इसको ये जो डी रेडिकलाइजेशन करने के लिए मैंने एक दफा मेरी मुलाकात हुई थी डोवाल साहब से, यही सब ये स्लीपर सेल वगैरह की बात चल रही थी। तो मैंने उनको एक राय ये दी थी कि मुस्लिम तबके से जो सुलझे हुए लोग हैं, वो लोग जो मैं तो ये कहूंगा सारा जो मुस्लिम तबका है सुलझा हुआ है। और इससे पहले कि मैं डोवाल साहब से क्या बात हुई बताऊंगा, कि मैं हिंदुओं से हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, ज्यादातर मुसलमान, मैक्सिमम मुसलमान, वो राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, देशभक्त है, पेट्रियोटिक है, नेशनलिस्ट है। और मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि मुसलमानों का सबसे सबसे बेहतर मुल्क उनके लिए हिंदुस्तान है। तो हम ये वी आर बिल्डिंग ब्रिजेस, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने सदियों और कर्नों से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते चले हैं। तो मैंने डोवाल साहब को बोला, देखिए आप काबिल और लायक एनएसए हैं, और देश ने आपके अंदर जो है विश्वास रखा है। आप मुस्लिम तबके से एक मतलब इस तरह के लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाइए
मैं ये तो नहीं कह रहा मंत्रालय बनाइए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जिसमें सुलझे हुए पढ़े लिखे हों या कुछ मौलवी लोग हों कि जो बच्चों को ये बताएं कि देखो भाई इस तरह की जो हरकतें हैं, वो जैसा किताब में लिखा था कि हिंदुओं को मार दो, ये कर दो और सारे दुनिया में इस्लाम का राज, ये इस्लाम का टोन और टेन्योर है ही नहीं। इसको मतलब हम जैसे लोग कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके जरिए हम उनको समझाने को तैयार हैं, क्योंकि हम अपना इस्लाम जो है वो मौलवी या मुल्ला से नहीं लेते। हालांकि मेरा खुद का ताल्लुक मौलाना अबुल कलाम आजाद से है, उनका वंशज हूँ, बड़े भाई का उनका पौध हूँ, लेकिन वो दूसरे तरह के मौलाना थे, वो एक मॉडर्न मौलाना थे। उन्होंने मुसलमानों को समझाया, देखो तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो जब पार्टीशन जब हो गया था तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उन्होंने 23 अक्टूबर 1947 को ये कहा था, जो चला गया उसे भूल जा, हिंद को अपनी जन्नत बना। या हिंदुस्तान में रहो, यहाँ की मीनारें तुम्हें पुकार रही हैं, यहाँ की मसाजिद खानकाहें तुम्हें पुकार रही हैं, ये तुम्हारी अपना मुल्क है, हिंदू तुम्हारे भाई हैं। तो इस तरह का टोन और टेन्योर हमेशा से रहा है। तो इस तरह का कोई सिस्टम बनना चाहिए। यहाँ पर हमारे शैलेंद्र सिंह साहब हैं, आपने भी फौज की बड़ी खिदमत की है, आप अपने जहां भी आपका कनेक्ट हो उसमें इस बात को रखिए, क्योंकि देखिए ये इस बात की बहुत जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। जो अभी अंबर ने सवाल उठाया है कि मुस्लिम तबके के बीच में से ऐसे लोगों को उठना चाहिए जो डी रेडिकलाइज करें नौजवानों को। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा डी रेडिकलाइजेशन की बात करते रहने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं है। और आखिर में एक बात आपकी बात मैं खत्म करूंगा शैलेंद्र साहब, कि आपने एक बात कही थी कि कश्मीर के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं हो सकता। हिंदुस्तान उनको रोटी दे सकता है, उनको तालीम दे सकता है, उनको खेल कूद में बढ़ावा दे सकता है। कश्मीर के कई बच्चे हमारे आईपीएल में भी खेले हैं। पाकिस्तान उनका कभी नहीं हो सकता। ये बात अगर कश्मीरी समझ ले तो मैं समझता हूँ वो सही बात, कश्मीर जो एक कश्मीरी जन्नत का समझ नजारा था चुके दोबारा ऐसे हैं। बन जाएगा। बिल्कुल, और कश्मीरी समझ चुके हैं इस बात को, चाहे ऑक्यूपाइड कश्मीरी हो और जो हमारे कश्मीरी है वो है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज कंप्लीट कीजिए। फिरोज साहब ने अपना ये लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर करते समय एक बहुत अच्छी सी बात बोली कि आपने एक बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। फिरोज साहब, हमारी बच्ची है ही इंटेलिजेंट। सर ये मेरी वो मुस्लिम बेटी है जो सिवाय इंटेलिजेंस के और कोई बात नहीं करती, सही बात करती है। इट इज नॉट मैटर ऑफ इंटेलिजेंस। मुझे लगता है आज इंडिया में इस बच्चे जैसी तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये एक वो बीमारी है अच्छाई की जो फैल रही है। यस, जहां इतने लोग हैं एक्सेप्शंस भी होंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक नई बात कहना चाहता हूं। सिर्फ ये ब्लेम कर देने से कि रेडिकलिज्म हो रहा है, मौलाना कर रहे हैं, मदरसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं इसको काउंटर करने के लिए? अगर मदरसे ऐसे चल रहे हैं तो मदरसों को चेंज करिए, उसको बढ़िया बनाइए, उसमें वो स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। सिर्फ ब्लेम कर देने से काम नहीं चलेगा कि मदरसे में ऐसा हो रहा है। मदरसे के टीचर्स का आप डी रेडिकलाइजेशन करिए, अदरवाइज उस बच्चे को रेडिकलाइज मदरसे में कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि भाई उसको नौकरी करनी है, नौकरी में जो पैसा दे रहा है वो उसके हिसाब से चल पड़ रहा है। आपको मदरसों को चेंज करना चाहिए। अगर मेरी मुस्लिम जनता में अगर मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, उनको स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग्स दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो ये सब कर पाए। अगर आपको लगता है कि आईएस पाकिस्तान के कहने से कुछ कर रहा है, लेट्स गिव देम अ रिप्लाई। दीजिए ना अफगानिस्तान को एक ओपन सपोर्ट आईएस के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ। सिर्फ ब्लेम करने से नहीं चलेगा। मुझे लगता है मेरी भी जिम्मेदारी है एज अ गुड इंडियन कि मैं अपनी सारी कम्युनिटीज को साथ लेकर चलूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत बेहतर बात कही है। जब भी बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा, एक ना छोटा सा मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। शैलेंद्र साहब ने बात करी मदारिस का सिलसिला, ये कि देखिए ज्यादातर जो मुस्लिम तबका है ना वो गरीब है, ठीक है ना। कई बार जो है सरसंघ चालक जो है डॉक्टर मोहन भागवत साहब,
अक्सर वो ये बात कह चुके हैं कि जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता, हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और देश का जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है मुख्तलिफ लोगों के जरिए, उसमें मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन है। उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि काफी बच्चे मुसलमानों के, क्योंकि सेंट कोलंबस में या पाथवेज में या मॉडर्न स्कूल जैसे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते तो मदारिस जाते हैं। तो मदारिस को हमने मॉडर्नाइज करने की बात करी है, और मदारिस से वो पोर्शन भी निकाला गया है, जैसे हजरत मौलाना मौदूदी का कुछ पोर्शन था जो ऑब्जेक्शनेबल था, तो हमने जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, इस तरह के यूनिवर्सिटी से उसको भी निकाला गया, जब बच्चे थोड़ा सा कहीं इधर उधर चले जाते। हालांकि इस्लाम में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है कहीं से कहीं तक। अब इंटरप्रिटेशन का मामला है कि भाई आप इस तरह की बात करो जिस तरह की बात गज़वाए हिंद है, ठीक है। गज़वाए हिंद तो मतलब बिल्कुल एक इस तरह की सोच है जो कि मैं समझता हूँ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। और जब तक हिंदुस्तान में हमारे जैसे मुसलमान हैं, हमारी सोच रखने वाले मुसलमान हैं, आप जैसे सोच रखने वाले मुसलमान हैं, गज़वा नहीं आएगा। गज़वा उन लोगों के लिए आएगा जो हिंदुस्तान के मुखालिफिन हैं। या तो अल्लाह उनको नेकी की तौफीक देगा, या फिर वो कहीं और अपनी बस्ती बसा लेंगे। तो ये गज़वे का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मदारिस के बच्चे देखिए बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और कुरान जैसी इतनी मोटी 1800 पेज की किताब को बगैर किसी मतलब गलती के, जबर पेश की गलती के वो हिफ्ज कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। इस टैलेंट को जो है टैप करना चाहिए, इसको संस्कारवाद और राष्ट्रवाद के रास्ते पे लाना चाहिए। हमने बहुत से मदारिस में 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे राष्ट्रगान के लिए भी उनको तैयार किया, जो बड़े खुशी से वो करते हैं। तो ये सिलसिला अगर चल पड़ा तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान एक दुनिया का आपने सबसे बहुत बेहतर बात गुरु बन कही है। जाएगा। बिल्कुल। और इस जब भी राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है तो उसके लिए जो भी हम जो आंतरिक स्तर है उस पर जो भी कदम उठाने हैं रेडिकलाइजेशन के, वो भी बहुत जरूरी हैं, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको काउंटर करने के लिए भी एक कड़ा जवाब देना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों ने दोनों ही पर्सपेक्टिव पे बात की, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र सर, फिरोज सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय